बाकी जो जो व्यवस्थाएं हैं वो सब अध्यक्ष जी बताएंगे आपको क्या कैसे कुंभ में वो आपको अच्छे से व्यवस्थाएं दिलवा सकते हैं। प्रांजल शुक्ला जी को मैं फिर से बुलाना चाहूंगा। वो इसलिए नहीं आ रहे हैं जल्दी से कि आप ताली नहीं बजा रहे हो, हम लोग ताली बजाएंगे तो आएंगे। देखो होता क्या है, जो प्रदेश भर में देश भर में अलग अलग जाके हम लोग करते हैं, जो भी हम सब साथी यहाँ बैठे हैं छोटे मोटे, हम सब के अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत नेतागिरी वाली बात रहती है, तभी हम लोग इतने प्रदेश से दूर से आए, को 10,000 रुपये खर्च करके आए, को 20,000 खर्च करके आए। तो सभी लोगों को सम्मान भी चाहिए होता है और सभी लोगों को तालियां भी चाहिए होती हैं। तो प्रांजल जी के लिए पहले बजाओ, मैं अपने लिए बाद में बात करूंगा। नमस्कार, स्वागत है प्रांजल जी। आप सभी लोग को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम और क्षमा चाहता हूं, थोड़ा विलंब हो गया क्योंकि मैं बाहर था और अभी सुबह 5 बजे ही बाहर से आया हूं और थोड़ा 26 घंटे सोया भी नहीं हूं, तो कुछ अगर भूल चूक हो तो आप सभी से माफ़ी चाहता हूं। मैं धन्यवाद कहता हूं मैं मधुकर सर से, पीयूष उपाध्याय सर से, विपिन त्यागी सर से। उन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया और इतनी अच्छी व्यवस्था की और मुझे मौका दिया कि मैं आपके समक्ष खड़ा होकर अपने विचारों को आपके समक्ष रख सकूं। धन्यवाद कहता हूं तहे दिल से, जिनकी वजह से मैं आज जो भी हूं, जहां पर भी हूं, जैसा भी हूं, हमारे माननीय हर्ष शर्मा जी की वजह से हूं। टॉपिक मेरा बड़ा अलग तरीके का है। उस टॉपिक को अगर मैं ख़त्म करना चाहूँ तो एक लाइन में ख़त्म हो जाएगा और एक लाइन में ख़त्म ऐसे होगा कि प्रांजल शुक्ला 9452111100, क्योंकि टॉपिक है प्रोसीजर टू फाइलिंग अपील इन हाई कोर्ट। तो प्रोसीजर तो हाई कोर्ट का मैं ही जानूंगा, लेकिन शुरू करने से पहले जब मैं अपने 7 घंटे की फ्लाइट में था और आ रहा था मैं, तो मैं सोचा कि आज इस मंच के तहत ऐसा क्या अलग बोलूं और क्या रखूं जो सबके दिल में जाए। कभी कभार जब मेरे पिताजी से बात होती है और लोगों से बात होती है, इवन हर्ष अंकल से बात होती है, वो लोग हमेशा कहते हैं जो वैट का समय था बहुत बढ़िया समय था और जीएसटी ने पूरा वैट का समय खत्म कर दिया। और जीएसटी ऐसी चीज आई है जिसको बनाने वाले नहीं समझ पा रहे हैं कि यह है क्या। इसी वजह से हर दिन कोई ना कोई नोटिफिकेशन, हर दिन कोई ना कोई सर्कुलर, क्योंकि वो खुद कंफ्यूज है हमने क्या इंप्लीमेंट कर दिया। तो अगर डाइस मुझको परमिट करे तो बहुत छोटी कविता लिखा हूं इसमें मैं अपने सेशन स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूंगा, अगर परमिट हो। कभी कभी ये मैं सोचता हूं कि मुझे तेरी तलाश क्यों है, ये वैट के बारे में बात हो रही है। कभी कभी मैं सोचता हूं मुझे तेरी तलाश क्यों है कि जब है सारे ही तार टूटे तो साज में इर्तियाश क्यों है। अगर कोई पूछता ये हमसे बताते हम अगर तो क्या बताते, भला हो सबका ये वो ना पूछे दिल की ऐसी खराश क्यों है। उठा के हाथों से तुमने छोड़ा चलो दास्तां तुमसे तोड़ा, जब उल्टा हमसे ही तो ये ना पूछो कि शीशा ये पाश क्यों है। अजब दो राहें पे जिंदगी है, कभी हवस दिल को खींचती है, कभी ये शर्मिंदगी है दिल में इतनी फिक्र ये मयाश क्यों है। ये कहने का अर्थ ये था कि जब हम वैट को छोड़ा जीएसटी में आए तो सरकार से यही हम कहते हैं कि ये हमें कहाँ लाके छोड़ा कि आज हम ना इस पार है ना उस पार है। और जीएसटी की सबसे बड़ी समस्या जो है वो सबसे बड़ी समस्या अपने आप में है आईटीसी, और 99% केसेस आईटीसी के उपलक्ष्य आ रहे हैं। डिपार्टमेंट ये सोचने की जरूरत भी नहीं कर रहा है कि नोटिस इश्यू करने से पहले हम उसके फैक्ट को ठीक से खंगाल लें। ना वो पोर्टल चेक करते हैं, ना हमारा जो रिटर्न फाइल किया वो चेक करते हैं, वो डायरेक्टली 73-74 नोटिस इशू कर देते हैं। लेकिन उसमें ये तो वेरीफाई करना चाहिए कि जब हमने कोई ट्रांजैक्शन किया
वो ट्रांजैक्शन हमारी तरफ से बोनाफाइड था कि नहीं था, वो बिल्कुल चेक नहीं करते। और मेरा टॉपिक भी इसी से अराइज होता है, वो इस तरह कि हाई कोर्ट में आने के लिए प्रोसीजर क्या है। सर, प्रोसीजर के लिए पहले तो बेस स्टार्ट होता है। बेस क्या है? बेस आप लोग हैं, जड़ आप लोग हैं। जब आप मजबूत रहेंगे तो हम भी मजबूत रहेंगे। आपके पास शोकोज आती है, 61 में आती है, पहले किसी में 129 में आती है नोटिस, किसी भी नोटिस आती है। तो किसी भी प्रोसीडिंग की शुरुआत जो होती है वो नोटिस से ही होती है। तो आपके पास जब आती है तो उसके आप पहले सेक्शन में देखिए किस सेक्शन में नोटिस इश्यू हुआ है, फिर उस सेक्शन को पढ़िए। उस सेक्शन में इंग्रेडिएंट क्या लिखा हुआ है, क्या उसके इंग्रेडिएंट को डिपार्टमेंट फुलफिल करता है कि नहीं करता, ये चेक करिए। फिर देखिए क्या नोटिस के जो क्वेश्चन है वो एज पर एक्ट वैलिड है कि नहीं है। उसके बाद आती है रिप्लाई की बात। जब रिप्लाई दीजिए तो रिप्लाई में अपने किसी भी फैक्ट और तथ्य को मत छोड़िए, सारी बात पूरी लिखिए और हो सके उसमें यह जरूर कहिए कि हमको बिना सुने हमारे खिलाफ कोई एडवर्स ऑर्डर पास ना करें। बिना सुने मतलब पर्सनल हियरिंग। तब वो आपको बिना सुने अगर एडवर्स ऑर्डर पास करते हैं और आपके रिप्लाई को बिना कंसिडर किए करते हैं तो एक मैटर तैयार हो जाता है डायरेक्टली आने का हाई कोर्ट आपका। क्यों? क्योंकि पहला, नोटिस में जो इंग्रेडिएंट होना चाहिए, जो ग्राउंड होना चाहिए एज पर एक्ट एज पर रूल, वो फुलफिल नहीं करते हैं। तो आप जब किसी ऑल्टर रेमेडी मतलब आपके पास नोटिस के आगे या ऑर्डर के बाद क्या आगे रेमेडी है, उसको जंप करके आप कैसे डायरेक्टली हाई कोर्ट आते हैं, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 4-5 गाइडलाइन फ्रेम कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है, मतलब अगर कोई ऑर्डर बिना आपको सुने, बिना आपके ग्राउंड को कंसिडर किए कोई ऑर्डर पास होता है तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट आ सकते हैं। नोटिस अगर बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एक्ट और रूल फुलफिल नहीं करता है तो वो नोटिस इनवैलिड है। मीनिंग देयर बाय जहां पर प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व हो जाएगा, वहां पे आपका जो कॉज ऑफ एक्शन हाई कोर्ट के लिए वहीं से अराइज हो जाएगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि शो कॉज नोटिस जो इनिशियल स्टेज है उसमें क्या कमी है। अगर आपको लगता है कि पहले हम उसका रिप्लाई फाइल करके ऑर्डर पास करा के उसके बाद आगे बढ़ें, तो आप रिप्लाई फाइल करिए। अब मेरा सबसे सुझाव भी यही है कि शो कॉज में हाई कोर्ट कोई मत आइए, आप लोग पहले रिप्लाई फाइल करिए। जो भी ग्राउंड हो जो मैं हाई कोर्ट में लेता हूं उसको चैलेंज करने के लिए आप उस एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने ले लीजिए। आप सारी बातें उसमें लिखिए, रिप्लाई में सब जजमेंट कोट करिए, सब रिप्लाई करिए, अपने साइड डॉक्यूमेंट एनेक्स करिए, इवन पोर्टल पर जो अपलोडेड है वो भी लगा दीजिए और पर्सनल हियरिंग का मौका मांगते हुए उनके समक्ष पेश कर दीजिए। नोटिस के बाद जब ऑर्डर पास होगा, ऑर्डर पास होने के बाद अब ये देखिए क्या उन्होंने फाइंडिंग जो रिकॉर्ड की है, कुछ फाइंडिंग रिकॉर्ड किया भी है कि नहीं किया है। नहीं तो आज का नया फैशन चला है डिपार्टमेंट में कि आपका स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया, इसलिए यह ऑर्डर आपके खिलाफ पास किया जाता है। यही लाइन होता है, बस ऑर्डर पास। यह गलत ऑर्डर है। अगर ऐसा ऑर्डर पास होता है जिसमें कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कोई फाइंडिंग रिकॉर्ड नहीं करता और कहता है कि संतोषजनक नहीं पाया गया, इतना लिख के ऑर्डर खारिज कर देता आपका, तो उसके लिए आप डायरेक्टली एलिजिबल होगे हाई कोर्ट आने के लिए। आप रिट फाइल करेंगे। अगर प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ कहीं से इन्वॉल्व होगा जो कि लगता होगा रिलीफ आपको हाई कोर्ट से अल्टीमेटली मिल जाएगा तो मिलेगा। अदरवाइज जो ऑर्डर पास होते हैं उसमें 90% केसेस में रिमांड बैक होता है। कोर्ट ऑब्जर्व करेगा, फाइनल रिकॉर्ड करेगा,
अब वापस एडजुडिकेट अथॉरिटी के पास भेजेगा, इन्हें फिर सुनवाई का मौका दीजिए, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। तो इसको बोलते हैं ऑर्डर परवर्स। अगर कोई ऑर्डर बिना आपके फाइनल रिकॉर्ड किए, बिना किसी आपके रिप्लाई कंसिडर किए, आपकी बातों को सुने, कोई जजमेंट रिलाई किए, उसको नहीं फॉलो किया, तो वो ऑर्डर परवर्स हो जाता है। तो ऑर्डर परवर्स है तो आप डायरेक्टली चैलेंज करिए। उसके बाद कई बार क्या होता है कि कई क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑलरेडी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग होती है। इस एग्जांपल के तौर पे हम लें तो रॉयल्टी वाला मैटर है। रॉयल्टी में सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इंटरिम ऑर्डर ग्रांट कर रखा था बहुत पहले से। अब एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट ने, तो रॉयल्टी को होल्ड कर दिया। रॉयल्टी इज अ टैक्स स्टेट गवर्नमेंट कैन कलेक्ट। लेकिन बहुत लोगों में कंफ्यूजन है कि सुप्रीम कोर्ट से रॉयल्टी का मैटर खत्म हो गया है, तो अब तो हमें पैसा जमा करना पड़ेगा या अपील फाइल करना पड़ेगा। सर ये इश्यू अभी भी पेंडिंग है, वेदर जीएसटी और सर्विस टैक्स एप्लीकेबल ऑन रॉयल्टी और नॉट, ये अभी डिसाइड नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट से। तो जैसे इस पे कोई शो हो जाता है कि रॉयल्टी के बेसिस पे आप आरसीएम करने को बोलते हैं, तो उसके लिए आप डायरेक्टली हाई कोर्ट ले आकर 10% जमा नहीं करना पड़ेगा, आपका वहीं इंटरिम ऑर्डर हो जाएगा, और जब खत्म होगा तो प्रोसीडिंग वहां से ड्रॉप हो जाएगी। तो आप जब कोई ऑर्डर हो या कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट हो, तो अपने किसी भी, मुझसे ही या कोई और आपके भी जानने वाला हो, या कोई भाई बंधु कोई भी हो, कोई कोलीग हो, उनसे पता करिए कहीं सिमिलर इशू ऑलरेडी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग तो नहीं है। उससे क्या होगा, व्यापारी का जो 10% जमा होना है अपील फाइल करने के लिए, वो उसका बचेगा। इससे फायदा क्या हुआ, उसका 10% बचा, टाइम सेव हुआ, और अल्टीमेटली आपको पता है कि वो अपील 10% जमा करने के बाद भी खारिजी होनी है, भले ही हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में इशू पेंडिंग। तो उस मामले में आप डायरेक्टली हाई कोर्ट रिट फाइल कर सकते हैं 226 में, 226 में। कुछ प्रोसीडिंग इनिशिएट होती है जहां पर जिसके वारिस चैलेंज है, जैसे 16(2) की वारिस हाई कोर्ट में ऑलरेडी चैलेंज है, इवन 8 हाई कोर्ट में चैलेंज है। उसमें भी आपको लग रहा है कि अगर कुछ 16(2) की प्रोसीडिंग आपके खिलाफ इनिशिएट हुई है और डिमांड बहुत हैवी है, और व्यापारी इतना सक्षम नहीं है कि डिमांड को जमा कर सके या प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सके, तो आप 16(2) की वारिस चैलेंज करके डायरेक्टली हाई कोर्ट में इंटरिम ऑर्डर ले सकते हैं। लेकिन एक बात यह भी है कि क्लाइंट बहुत प्रेशर बनाता है कि ये कब डिसाइड होगा इंटरिम ऑर्डर पाने के बाद। तो ये मैं कहना चाहता हूं सर, देखिए हाई कोर्ट पूरे प्रदेश का मुकदमा देख रहा है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट सबसे बड़ा हाई कोर्ट है और सबसे बड़े स्टेट का हाई कोर्ट है, और पेंडेंसी भी सबसे ज्यादा यहीं पर है। तो अगर किसी को इंटरिम ऑर्डर मिल जाता है, स्टे ऑर्डर मिल जाता है, तो वो तो आपके लिए बेनिफिट है कि आप लोग हड़बड़ाइए मत, क्योंकि आपकी रिकवरी, इंटरेस्ट पेनल्टी सब कुछ वहीं रुक गई। अब जब डिसाइड होगा तो फाइनली वो डिसाइड ही हो जाएगा। तो ये इशू ऐसा है कि आपको पहले ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि क्या क्या है जिसपे कहीं ऑलरेडी मैटर पेंडिंग तो नहीं है। और हाई कोर्ट और कैसे आ सकते हैं आप, क्या प्रोसीजर है। कई लोग की आईटीसी ब्लॉक कर दी जाती है, कई बार नेगेटिव ब्लॉकिंग होती है और कई बार पॉजिटिव ब्लॉकिंग होती है। नेगेटिव ब्लॉकिंग में तो आप श्योर शॉर्ट आ सकते हैं हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी रिसेंटली एक जजमेंट में होल्ड कर दिया है कि नेगेटिव ब्लॉकिंग एज पर रूल 86 से परमिसेबल नहीं है, गलत है। क्योंकि रूल 86 से साफ साफ कहता है अवेलेबल, तो वर्ड अवेलेबल जब उसमें यूज है तो आप फ्यूचर ब्लॉकिंग नहीं कर सकते। तो नेगेटिव ब्लॉकिंग अगर होती है, आप डायरेक्टली हाई कोर्ट हिट कर सकते हैं और आप रिलीफ ले सकते हैं। अगर आईटीसी ब्लॉकिंग आपकी पॉजिटिव होती है, तो उसमें भी आप, अगर आपको बिना किसी रीजन असाइन किए
जस्ट एक मैसेज के थ्रू आपको अपडेट कर दिया कि आपकी आईटीसी ब्लॉक हो गई है, या मेल के थ्रू आपको अपडेट कर दिया आपकी आईटीसी ब्लॉक हो गई है, तो उसमें आप डायरेक्टली हाईकोर्ट आ सकते हैं, क्योंकि रूल 86 से कहता है मैं रीजन हैव रिकॉर्डेड इन राइटिंग। तो मेरा कहने का मतलब ये रूल और सेक्शन जरूर पढ़िए। अगर किसी भी वर्ड का वायलेट हो रहा है तो आप डायरेक्टली हिट कर सकते हैं हाई कोर्ट, और जिसकी कोई रेमेडी नहीं है, जैसे आईटीसी ब्लॉकिंग कोई रेमेडी नहीं है, कोई अपील नहीं फाइल कर सकते आप, और जिसकी रेमेडी है भी, जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपकी गाड़ी जा रही है 129 में जा रही है, गाड़ी पकड़ी गई, गाड़ी पकड़ी गई 129 का बेसिक रिक्वायरमेंट जो है कि डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए एज पर रूल 138A। लेकिन फिर भी गाड़ी आपकी पकड़ ली गई ये कहते हुए कि सामने वाले जहां से आप माल लेके आ रहे हैं वो बोगस पाई गई, या कह देते हैं कि आपके क्वांटिटी में फर्क है, या कह देंगे कि आपने रूट अलग ले लिया है। जहां डॉक्यूमेंट जो प्रिस्क्राइब्ड रूल 138A में वो अगर फुलफिल कर रहे हैं आप, तो आप कोई वायलेट नहीं किया आपने एक्ट का। जो आप एक्ट का वायलेट ही नहीं किया तो सेक्शन 107 में जाएंगे कैसे? जा ही नहीं सकते। जब ऑर्डर इलीगल है, वो विदाउट जुरिडिक्शन हो गया, तो वो अपीलेबल ही नहीं रहेगा फिर। तो विदाउट जुरिडिक्शन एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, वो ये होता है कि अधिकारी के पास पावर ही नहीं थी करने का जो उसने कर दिया। और ऐसे बहुत से केसेस में होता है जहां अधिकारी के पास कोई पावर नहीं होता, उसके बावजूद वो आदेश पास कर देते हैं या प्रोसीडिंग इनिशिएट कर देते हैं। कई मामले में यह भी देखा गया कि 61 की प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई, वो ड्रॉप हो गई, ड्रॉप होने के बाद उसी पॉइंट में 73 की प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दिया। वो गलत है। अगर एक बार किसी असेसिंग ऑफिसर ने 61 के प्रोसीडिंग इनिशिएट करके ड्रॉप कर दिया है, तो सेम ग्राउंड में 73 इनिशिएट नहीं कर सकता, वो भी विदाउट जुरिडिक्शन हो गया। तो आपको ये देखना है कि ऑर्डर या नोटिस विदाउट जुरिडिक्शन है, कहीं ऑर्डर या नोटिस परवर्स तो नहीं है, कहीं नोटिस या ऑर्डर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स तो नहीं है, और कहीं ऑर्डर या नोटिस पेनल्टी इलीगल तो नहीं है। अगर ये सब चीजें हैं तो बजाय कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाने के, एपलेट अथॉरिटी के पास जाने के, आप डायरेक्टली हाईकोर्ट आर्टिकल 226 में आ सकते हैं। कई केसेस में यह भी है कि बैंक अटैचमेंट हो गया सेक्शन 83 में। बैंक अटैचमेंट बड़ा ही ड्रास्टिक पार है, ये सुप्रीम कोर्ट ने राधा कृष्ण ट्रेडिंग कंपनी में कहा था। बहुत ड्रास्टिक पार है, ये 19(1) को वायलेट करता है, मतलब राइट टू बिजनेस को। वो कहता है कि अगर कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है, सेक्शन 67, 73, 74 चैप्टर वाइज मेंशन्ड है, तो बैंक अटैचमेंट हो सकता है। लेकिन एक बात बताइए, अगर आपके यहां सर्च सीजर हुआ तो सर्च सीजर हुआ, सीजर हो गया, वो प्रोसीडिंग तो वहीं खत्म हो गई, तो पेंडिंग कहां रहेगी? लेकिन डिपार्टमेंट क्या करता है, सर्च करेगा, सीजर करेगा, और आपका बैंक कहता है कि इंटरेस्ट और रेवेन्यू सिक्योर करने के लिए हमने बैंक अटैच कर लिया। तो मेरा क्वेश्चन ये है, जब 73-74 की प्रोसीडिंग इनिशिएटिव नहीं हुई तो सेक्शन 83 को रिक्वायरमेंट को फुलफिल हुआ कहां? ये बहुत अच्छा ग्राउंड है कि 73-74 की कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट हुए बिना डिमांड इनिशिएट हुए आप ये कैसे समझ लिए कि हम फ्लाई नाइट ऑपरेटर हैं, मतलब रातों रात भाग जाएंगे, जब कोई डिमांड हमारे खिलाफ है ही नहीं। आज डेट में मेयर सर्च सीजर हुआ जो कि कंप्लीट हो गया। भाई सर्च सीजर तो कब कंप्लीट होता है? सर्च करेंगे, पंचनामा प्रिपेयर करेंगे, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे और सीजर करेंगे। वो सेक्शन 67 का जो प्रोसीजर है वो वहीं खत्म हो गया, तो फिर पेंडेंसी रही नहीं। लेकिन फिर भी बैंक अटैचमेंट होता है। उस केस में आप डिपार्टमेंट को एक ऑब्जेक्शन फाइल करिए और ये बोलिए ये बात
हमारे पास जब कोई पेंडेंसी नहीं है, कोई डिमांड ही नहीं है, तो हम कैसे बैंक अटैच हो गया हमारा? अगर वो आपके ऑब्जेक्शन को डिसाइड करते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं करते आप डायरेक्टली हाई कोर्ट आइए, 226 में फाइल करिए और डेफिनेटली आपको हाई कोर्ट विद इंटरेस्ट आपको दिलाएगा। सर्च सीजर से याद आया, कई केसेस में होता है कि जब सर्च होता है तो हमसे जबरन पैसा जमा करा लेते हैं DRC 03 में। कहते हैं कि आप जमा कर दीजिए, नहीं तो आपको जेल हो जाएगी, नहीं तो ITC ब्लॉक हो जाएगी, नहीं तो हम आपका बिजनेस प्रेमाइसेस सीज कर देंगे। और वो DRC 03 रातों रात करवाते हैं। अब पैसा जमा करा के 10, 20, 15 जो मन करता है जमा करवा लेते हैं और हम जमा कर देते हैं। अच्छा, बस एक कंप्लीट हो जाए ये वाला टॉपिक, फिर सर पूरा मंच आपका है सर। उसने पैसा जमा करा लेते हैं DRC 03 में। सर मेरी सबसे रिक्वेस्ट, जब भी पैसा जमा करिए DRC 03 में, उसमें रीजन में अंडर प्रोटेस्ट लिख दीजिए आप। और वो कहते हैं कि वॉलंटरी पेमेंट है। अगर वॉलंटरी पेमेंट है तो एज पर रूल 142 DRC 04 कहां है? एक्नॉलेजमेंट। जब एक्नॉलेजमेंट है ही नहीं तो वो वॉलंटरी पेमेंट हुआ कैसे? वो वॉलंटरी पेमेंट हुआ ही नहीं, वो जबरन पेमेंट है। आपका व्यापारी अगर पैसा जमा कर देता है प्रेशर में आकर, आप उस DRC 03 में अंडर प्रोटेस्ट लिखवाइए और तुरंत हाईकोर्ट आइए। हाईकोर्ट, डिफरेंट हाई कोर्ट इंडिया के अभी तक में विद 6% इंटरेस्ट पैसा रिफंड कराया है। इससे कोई मतलब नहीं कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई है चाहे नहीं हुई है। और 1/2022 एक सर्कुलर है, उसमें लिखा गया है कि आप किसी से भी एट टाइम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन पैसा जमा नहीं करा सकते। और सीधा क्वेश्चन है कि अगर DRC 04 एक्नॉलेजमेंट नहीं है तो ये वॉलंटरी पेमेंट नहीं है। तो ये एक तरह की चीजें हैं जहां आपको अपने राइट, अपने क्लाइंट का राइट प्रोटेक्ट करने के लिए आप करना होगा। हमें ये बात अपने क्लाइंट को बताना पड़ेगा कि आप प्रेशर में नहीं, आप लॉ तरीके से चलिए। उनको बताइए कि आप किसी के प्रेशर में आके कोई पैसा जमा मत करिए। उसका एक प्रोसीजर बना हुआ है, 73-74 बना हुआ है, उसने प्रोसीडिंग इनिशिएट होगी। कोई भी आपके खिलाफ एलिगेशन है तो उस एलिगेशन की प्रॉपर प्रोसीडिंग होगी नहीं होगी। आज बिना डिमांड के क्या हम पैसा जमा करेंगे? जब बिजली बिल आता है तब जाके बिल जमा करते हैं हम, कि बिना बिल आए अपने आप जमा कर देते हैं कि लाओ इस महीने क्या पता 10 लाख बिल आ जाएगा, 10 लाख जमा कर देते हैं। और यही चीज 129 में हो रही है। 129 में आपके पास टैक्स इनवाइस होता है, आपके नाम पे सब कुछ होता है, उसके बावजूद वो कहते हैं कि आप ओनर नहीं मानते आपको, और आपको उसके लिए हाईकोर्ट आना पड़ता है कि हम ओनरशिप दिला दीजिए। मेरा कहना यह है, डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, मेरा नाम लिखा है दोनों पार्टी का, हम खुद चल के सामने आ रहे हैं, हम कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि हम 36% जमा करके माल छुड़ा रहे हैं, तो मुझे ओनर मानने में क्या प्रॉब्लम है? ये तो एक तरीके से क्लाइंट का और सबका हैरेसमेंट है कि ओनरशिप के लिए भी उसे हाईकोर्ट आना पड़ रहा है कि हम ओनरशिप दिला दीजिए, जो एक्ट में लिखा हुआ है। ये बहुत जरूरी चीजें हैं और ये सब रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट हाईकोर्ट में आने के लिए। और प्रोसीजर सब यही कुछ है कि आप हाई कोर्ट में रिट देखिए 226 में क्या फॉल करता है, क्या नहीं करता है, देखिए कौन सी प्रोसीडिंग पेंडिंग है, कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है कि नहीं पेंडिंग है, कोई केस है तो आप डिस्कस करिए, मुझसे करिए, ये किसी से भी करिए, वो आपको बताएंगे कि आप हाई कोर्ट में मेंटेनेबल है कि नहीं है।
लेकिन कई बार सर ये भी कहना चाहता हूं कि बहुत बार ऐसा होता है, हर अपने 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 जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस का व्यू होता है। कई बार वो आपके व्यू से कंसिडर होते हैं, कई बार नहीं होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो कह रहा हूं वो कोई पर्टिकुलर जज मेरी बात को मान के आपकी रिपीटेशन अलाउ ही कर दे। 100 में से 10% ऐसे भी होते हैं जो हमारे व्यू खिलाफ होते हैं, जो कहते हैं नहीं आपके पास रेमेडी है, आप जाइए अवेल करिए। बट 90% चांस आपके पास होता है कि आप उस रेमेडी को छोड़ के और क्लाइंट के राइट को लड़ सकते हैं। इसमें एक जॉन एलिया साहब थे, उन्होंने बहुत तगड़ा कहे थे कि अपने अंदर के बाहर आ जाओ, घर में सामान की जरूरत है। मतलब आपको ये जानने की जरूरत है कि क्या वायलेशन है, कहां डिपार्टमेंट एक्ट को वायलेट कर रहा है, कहां खत्म कर रहा है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और धन्यवाद कहता हूं कि मुझे आपने सुना, और कोई भूल चूक ले क्षमा मांगता हूं। क्वेश्चन किसी का? हाँ हाँ हाँ, सर सीजर के बाद तो फर्स्ट अपील वैसे भी नहीं कर सकते। अपील कहाँ होती है उसकी? कोई ऑर्डर ही नहीं होता उसका। वो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के खिलाफ जो कोई ऑर्डर पास होगा, केस पे डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए ऑफिसर ने सारे फाइंडिंग रिकॉर्ड किया है, सब आपकी बातों को लिखा है, अपनी फाइंडिंग रिकॉर्ड किया है, सब जजमेंट कोट किया है, तब तो कुछ बचा ही नहीं, तब तो प्योर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो गया। डिपेंड करता है ऑर्डर टू ऑर्डर। लेकिन अगर कोई प्रोसीडिंग सिमिलर इश्यू पर ऑलरेडी पेंडिंग, मान 16(2) है, 16(2) की वायरिस चैलेंज है, अगर वो जमा नहीं कर पा रहा तो आप 16(2) की वायरिस चैलेंज कर दीजिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं केस टू केस डिपेंड करता है सर। ऑर्डर परवर्स हो, इलीगल हो, फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो, अगर ये सब चीजें हैं एक्ट के तहत नहीं पास हुआ है तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट आ सकते हैं। आप कंसल्ट कर लेंगे तो उस समय आपको सही राय मिल जाएगी। और किसी कोई प्रश्न सर? ये ना भाई साहब थोड़ा सा एक्चुअली प्रोग्राम थोड़ा सा ना कंजेस्टेड है, और बिमल जैन जी हमारे आने वाले हैं, तो उससे पहले जो हमें करना है थोड़ा सा कर लेंगे, तो आपका सहयोग मिल जाएगा तो कर लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन अगर हम बाद में करेंगे तो ठीक रहेगा। भाई साहब का व्यक्तिगत नंबर भी सबके पास है, प्रांजल शुक्ला जी को पूरे प्रदेश भर में सब लोग जानते भी हैं, तो अगर ऐसा चलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। भाई साहब 2-3 क्वेश्चन कर लीजिए। थैंक यू अमित सर। हेलो हेलो सर। सर, मेरा कहना ये है कि 2023-24 में एसआईबी हुई, हाँ। उन्होंने 2022-23 का नोटिस दे दिया धारा 74 में। क्या ये दे सकते हैं? क्यों नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते? 74 देने के लिए एसआईबी होना जरूरी थोड़ी ना है ना, वो एसआईबी कोई ग्राउंड बनाया है, उसमें एसआईबी लिखा है ना। अच्छा, 23-24 में एसआईबी हुई है और 22-23 में कहा है कि हाँ तो दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। पेपर पाए होंगे उसमें कुछ पेपर नहीं लिखा है, केवल ये लिखा है कि आपने 3 खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट की जगह प्रॉफिट लॉस में अकाउंट में डाल दिए, इस पे इतना टैक्स लगाया जाएगा। ये तो 74 का है ही नहीं, 73 की प्रोसीडिंग अगर है भी, अगर तो केवल यही लिखा है उन्होंने बस। ये गलत है, ये गलत है भाई। 74 का मेन इंटेंट क्या है? इंटेंशन टू इवेड टैक्स, जहां फ्रॉड होना चाहिए जी। इसमें इंटेंशन के तो बोनाफाइड हो गया ये जी, अगर गलती हुई भी तो बोनाफाइड गलती है जी। तो ये कोई 74 की प्रोसीडिंग, 74 का मेन पॉइंट है यही, फ्रॉड होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर। सर जी। सर, ये हमारे यहाँ जैसे क्या हुआ कि एसआईबी की रेट हुई, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने जो भी थे पेपर हम लोगों ने दिखाए उनको। लीज का मामला था और डिपार्टमेंट ने हमसे ये कहा कि आपने रॉयल्टी का 18% डिपॉजिट नहीं किया है। हमने रॉयल्टी का 18% डिपॉजिट भी किया हुआ है। देन आफ्टर उसके बाद डिपार्टमेंट ने हमारे पर 74 के तहत कार्रवाई जो भी प्रोसीडिंग थी उन्होंने की और डिमांड क्रिएट कर दी। तो क्या अपील की प्रोसीडिंग में हम अगर अपने को जो 18% हमने डिपॉजिट किया हुआ है और GSTR 9 में भी ऑलरेडी उसको शो कर रखा है, तो उसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा हमें?
ये बिल्कुल मिलेगा, लेकिन रॉयल्टी पे तो ऑलरेडी हाई कोर्ट स्टे चल रहा है वैसे भी सारे मैटर। अच्छा, पर वो डिमांड टाइम टू टाइम रेज कर रहे हैं, अप टू 23-24 तक उन्होंने डिमांड रेज कर दी। आप सब चैलेंज कर दिए, सब स्टे हो जाएगा। लीज रॉयल्टी के इशू तो मामले में। पेंडिंग है ना। अच्छा, ये है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे एक क्लाइंट हैं पटाखे का व्यापार उनके यहाँ सितंबर में रेड हुई। अब वो मार्च 23 में 24 की बैलेंस शीट में उनके पास 80 लाख का स्टॉक था। उस स्टॉक पे ये बैठ गए कि नहीं, मुझे इस पे 18% जमा करके जब तक आप डीआरसी करके नहीं देंगे मैं नहीं जाऊँगा। इनकी दुकान उन्होंने 5 दिन सील करके रखी, जब तक इनकी दुकान इन्होंने 12 लाख रुपए जमा नहीं कर दिए उसके। इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं जब वो फोर्सफुल्ली हमको जमा कराएंगे? वो पैसा रिफंड हो जाएगा विद इंटरेस्ट आपका। वॉलंटरी उन्होंने जमा कराया है। वॉलंटरी आपको DRC 04 दिया उन्होंने? हाँ। 4 दिया है? नहीं, 4 नहीं दिया। तब वॉलंटरी है ही नहीं वो। नहीं, लेकिन उन्होंने तो वॉलंटरी किया है ना उसको। जब तक DRC 04 ही नहीं, वॉलंटरी हो कैसे? है ही नहीं वॉलंटरी वो। अभी DRC 04 एक्नॉलेजमेंट होता है। अगर आप किसी को मान लीजिए पैसा देते हैं, ठीक। आप कहीं गए, कोई होटल गए, आप वहाँ चेक इन किए, हाँ। अगर आप वहाँ बिल मिला ही नहीं, रिसिप्ट नहीं, एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, तो वो पेमेंट कहाँ हुई फिर आपकी? सर वो तो ठीक है, लेकिन वो 24 के स्टॉक पे मतलब देखिए सितंबर में- XYZ कुछ भी है सर, जो लॉ में वो बता रहा हूँ, जब तक कोई डिमांड नहीं हो, बिना डिमांड को पैसा जमा नहीं करा सकते। और पैसा अगर आपसे जबरन DRC 03 जमा कराए हैं, जो कहते हैं वॉलंटरी है, अगर वॉलंटरी है तो फिर DRC 04 कहाँ है? वो है ही नहीं, वो देते ही नहीं वो, क्योंकि वॉलंटरी होता ही नहीं है। इस कंडीशन में अगर वो फोर्स करते नहीं आप डीआरसी करके ही दे दीजिए तब मैं जाऊंगा, तो हम लोग क्या करें उस कंडीशन आप में? कहते हम नहीं देंगे, आप डिमांड निकालिए, हम देखेंगे। ये कह सकते हैं ना? बिल्कुल कह सकते हैं, बिना डिमांड क्यों जमा करेंगे पैसा आप? ठीक सर, उनसे thank you। कहिए आप जमा करेंगे क्या बिना डिमांड के पैसा? थैंक यू सो मच सर। नमस्कार सर, मेरा नाम शैलेंद्र जौहरी सर, एडवोकेट है, मैं बुलंदशहर से हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है और इस पे आपकी थोड़ी सी एडवाइस चाहता हूँ एज ए लॉयर ऑफ हाई कोर्ट। एक्चुअल में हो क्या रहा है, चूंकि मैं बुलंदशहर से बिलोंग करता हूँ तो वहीं की समस्या आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन ये समस्या मैं समझता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश की होगी और लोग मुझसे कनेक्ट करेंगे। वैट के अंदर जो एक्सपायरी ऑर्डर्स पास हुए थे, अब तक प्रक्रिया ये थी कि उसमें अपील फाइल कर दी जाती थी और चूंकि वो असेसमेंट नहीं करता था जिसको आज अपीलेट अथॉरिटी करती है, तो वो केस को रिमांड कर देते थे। अब क्या हो रहा है इस समय कि जो हमारे एक्सपायरी ऑर्डर्स हैं उनके खिलाफ जो हम अपील कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि हमारे एक्सपायरी ऑर्डर की डिमांड करके लेकिन टैक्स जरूर लगा रहे हैं। तो मेरा जानना ये है, क्या ये असेसमेंट हो गया हमारा या नहीं हुआ? अगर ये असेसमेंट हो गया तो कोई बात नहीं है, अगर ये असेसमेंट नहीं हुआ है तो हाई कोर्ट में इसके लिए हमारे लिए लीगल रेमेडी क्या है और हम इसको कैसे परसू करें, इस पर मैं आपका विचार जानना चाहता 2-6 मिनट फाइल होगी, असेसमेंट नहीं हुआ है वैसे ये। हूँ। असेसमेंट नहीं हुआ है नहीं, नहीं 2-6 मिनट फाइल होगी डायरेक्टली। 226 में हमको रिट में जाना पड़ेगा। हम किस में जाएंगे, शशीरियों में या मेंडाबस में? आप दोनों में जाएंगे, मेंडाबस में भी जाएंगे, शशीरियों में भी जाएंगे। शशुरी होती कॉशिंग, जो ऑर्डर पास हुआ है उसे कॉश कराएंगे जी। मैंडेमस कोई अगर कोई डायरेक्शन हो कोर्ट का डायरेक्शन। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मान लीजिए अभी मेरी प्रोसीडिंग अपील में चल रही है, तो क्या मैं प्रोहिबिशन में भी जा सकता हूँ? जा सकते हैं, लेकिन स्कोप कम है। स्कोप कम है, मतलब हाई कोर्ट की भी स्थिति भी मैंने बताया ना, डामाडोल है। व्यू के ऊपर होता है, हर इंसान का अपना व्यू अलग होता है। तो ये नहीं कहूंगा मैं, कोई जज बहुत अच्छा व्यू होता है, कोई जज खराब भी नहीं होता, हर जज का अपना व्यू है। नहीं वो मैं भी इंसान टू इंसान डिपेंड करता है, कोई प्रो डिपार्टमेंट। लेकिन ये कि इसमें भाई मतलब साहब बहुत प्रांजल जी ने जो है ना एक लाइन में एक बात कही थी 94 वाली, वो वाली लाइन और सुन लो आप इनकी, और सारा डिस्कस जो है बिल्कुल जो है प्यार से हो जाएगा, क्योंकि कार्यक्रम में व्यस्त थोड़ा मैं क्षमा चाहता हूँ, आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। नहीं बस मैं तो छोटा सा क्वेश्चन पूछा था, परमिशन लेकर पूछा त्यागी साहब मैंने। नहीं आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात का सम्मान करता हूँ, सभी का सम्मान करता हूँ। थैंक यू। ठीक है, प्रांजल जी एक बार वो 94 वाला अपना नंबर जो है दोबारा से बता दो। 9452 111100 9452 4 बार 1 2 बार 0। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।